20 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और एग्जाम से पहले आपने ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में 20 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पेपर है आपके साइंस का जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। और सबसे पहले आपको इसमें नामांक रोल नंबर का यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और माध्यमिक परीक्षा 2024 और विज्ञान का ये पेपर है, साइंस का ये पेपर है जो आपके 20 मार्च को आने वाला है। और इस पेपर को हल करने के लिए जो समय है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है। और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो 80 में से 80 नंबर है वो आप फोड़ सकते हैं, बना सकते हैं 20 मार्च साइंस के पेपर में। अगर आपने इस पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित बताऊंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं वो आपको दे रखे हैं, तो निर्देश है वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है आपको कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य तरीके, यानी रोल नंबर है वो आपको जरूर लिखने हैं। रोल नंबर इस वाले बॉक्स में आपको लिखने हैं। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और प्रश्न संख्या 4 है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। और प्रश्न संख्या 5 है कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही आपको सही मानना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया है। और सेक्शन ए में खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इट इन द आंसर बुक। और इसमें सभी प्रश्न आपको टोटल 15 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे जो आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, यानी शरीर से अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है शोषण, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको परिसंचरण, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको उत्सर्जन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको पोषण। यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, आपके उत्सर्जन कहलाता है। यानी इस वाले प्रश्न में सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मधुमेह रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, यानी जो मधुमेह रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है इंसुलिन, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको टेस्टोस्टेरोन, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको एस्ट्रोजन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके एड्रीनलिन। तो मधुमेह रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपके करेक्ट होगा, सही होगा। और उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, यानी फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन है वो सहायक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको साइटोकाइनिन, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके एथिलीन, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके जिब्रेलिन, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फलों को पकने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है। तो इन 4 में से कौन सा विकल्प आपके सही होगा वो आपको बताना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यानी जो फॉसिल होता है, जो जीवाश्म होता है, उसको हम किस विधि के द्वारा उसका टाइम है वो निर्धारित कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय है वो निर्धारण किया जाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके फॉसिल डेंटिंग द्वारा, बी ऑप्शन में दे रखा है आपके सापेक्ष द्वारा, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके एमोनाइट द्वारा, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके ट्राइलोब्राइड द्वारा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको बताना है कि किस विधि के द्वारा जीवाश्म की जो आयु है, जीवाश्म का जो समय है वो निर्धारण किया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी किस विधि के द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, फॉसिल डेंटिंग विधि के द्वारा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर R/2। अब R यहाँ पर है वक्रता त्रिज्या जो आपके कितने हैं 20 सेंटीमीटर, और बट्टे में है 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी एक गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको फोकस दूरी बतानी है। तो ए ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में आपके 12 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कहलाता है। यानी मानव नेत्र है, जो आंख है, वो जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कॉर्निया, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको परितारिका, सी ऑप्शन में दे रखा है आपके पुतली, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र है वो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपकी कि किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए किलोवाट को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, KW। ओके, तो यूनिट आपको यूनिट है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, या किलोवाट है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ए ऑप्शन में आपके दे रखा है प्रतिरोधकता, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके विद्युत ऊर्जा, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, तो ये तो नहीं हो सकता। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ये भी नहीं हो सकता। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपके, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी इसमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और एक यूनिट का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को ऊर्जा दी जाती है। यानी इसमें आपको विभवांतर दे रखा है और इसमें आपको आवेश दे रखा है और आपको ऊर्जा पूछा है, यानी W बराबर फार्मूला है आपके V इंटू Q। तो V का मान है 6 गुणा में Q आपके 1 कूलाम। तो 6 को 1 कूलाम से गुणा करेंगे तो इसमें 6 जूल ऊर्जा आएगी। ओके, तो ए ऑप्शन में 6 दे रखा है, बी में आपकी 3 दे रखा है, सी में 12 और डी में 0.6। तो ए ऑप्शन प्यारे बच्चों इसमें आपके सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और बी ऑप्शन में आपको दिया है O2 यानी ऑक्सीजन गैस, और सी ऑप्शन में दिया है आपको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों यानी H2 व O2 दोनों, और डी ऑप्शन में है आपके नाइट्रोजन यानी N2। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। यानी किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेल है उनके हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है आयरन, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको मैग्नीशियम, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके क्रोमियम, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके निकेल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके निकेल होगा। यानी किस उत्प्रेरक यानी निकेल उत्प्रेरक है जिसका उपयोग
साधारणतः वनस्पति तेल हैं उनके हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो ए ऑप्शन में है आपके नाइट्रोजन, बी ऑप्शन में है आपके हीलियम, और सी ऑप्शन में है आपके नियोन, और डी ऑप्शन में है आपके आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके नाइट्रोजन होगा, यानी नाइट्रोजन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र है, यानी आपको कृत्रिम पारितंत्र है वो बताना है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दे रखा है आपके तालाब, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है झील, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है वन, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको बगीचा। तो इनमें से कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, बगीचा है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 आपको दिया है। प्रश्न संख्या 13 है आपके कि जिंक की, यानी जो जिंक है जस्ता है उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर गैस है वो अक्स बनती है। गैस अक्स का नाम आपको बताना है कि आपके पास क्या है, Zn है, जिंक है आपके पास, और उसकी क्रिया आपको किसके साथ करनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब इन दोनों की क्रिया करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, आपके Zn है वो किसके साथ क्रिया करेगा, SO4 के साथ, तो ये बनेगा आपके ZnSO4, और प्लस में क्या बचेगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस बचेगी। तो इसमें जो अक्स गैस बन रही है उस अक्स गैस का नाम क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि निम्न में से एकलिंगी पुष्प है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके एकलिंगी पुष्प होगा। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है पपीता, बी ऑप्शन में दिया है आपको गुड़हल, और सी ऑप्शन में आपको दिया है सरसों, और डी ऑप्शन में आपको दिया है सूरजमुखी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति, बदलने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जनित्र, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको मोटर, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपको वोल्टमीटर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके एमीटर। तो 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको इसमें दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान है वो आपको फिल करने हैं। तो इसमें आपको 7 प्रश्न मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपको क्या दिया है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी मानव है उसमें हार्ट है, जो हृदय है वो एक तंत्र का भाग है, एक सिस्टम का पार्ट है जो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि सीसा व टिन नामक मिश्र धातु के प्रमुख अवयव हैं, यानी सीसा और टिन है वो किस मिश्र धातु के प्रमुख अवयव माने जाते हैं, घटक माने जाते हैं, उस मिश्र धातु का नाम आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, यानी मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, अपरा कहलाती है। और इसका एक नाम और है वो भी आप लिख सकते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है प्लेसेंटा। ओके, यानी मां के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि विरंजक चूर्ण शुष्क भुजे हुए चूने की से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो विरंजक जो चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो शुष्क भुजे हुए चूने की से क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि बिंब की ऊंचाई व प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। तो
तो इसमें आएगा आपके आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इंग्लिश में आपको क्या फिल करना है, मैग्निफिकेशन। ओके, जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको ये वर्ड लिखना है मैग्निफिकेशन, और हिंदी मीडियम वालों को आवर्धन लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि 1 यूनिट जूल के बराबर होती है। तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh। इसमें जूल कितने होते हैं, तो इसमें प्यारे बच्चों जूल होते हैं आपके 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ओके, तो इसमें जूल की संख्या आप लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि रेफ्रिजरेटर में रसायन का उपयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर है उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन रसायन का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में CFC आपके आएगा, तो अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देना है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 लाइन, या तो आपको एक शब्द में लिखना है या एक पंक्ति में आपको आंसर देना है। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, pH स्केल किसे कहते हैं, यानी pH स्केल की आपको परिभाषा लिखनी है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल अपन काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि कोई एक ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम लिखिए। तो कोई एक ऑक्सीकारक पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, या आप लिख सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों प्यारे बच्चों आपके ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है, कारण लिखिए। यानी खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों पर जिंक धातु होती है, जो जस्ता होता है, उसकी बजाय टिन का लेप क्यों होता है वो आपको कारण लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। इसमें आपको सहसंयोजी आबंध है उसकी परिभाषा बतानी है कि सहसंयोजी आबंध है वो क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी। प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं कि एक नर हार्मोन व एक मादा हार्मोन का नाम लिखिए। तो नर हार्मोन कौन सा होता है, आपके नर हार्मोन होता है प्यारे बच्चों आपके टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आपको इसमें लिखना है, यानी ये नर हार्मोन है आपके टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन, और एक होता है आपके प्रोजेस्टेरोन। तो एक एक आपको इसमें लिखना है। तो नर हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन हो गया आपके एस्ट्रोजन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्लेनेरिया में जनन है वो किस विधि द्वारा होता है। तो प्लेनेरिया में जो जनन है प्यारे बच्चों वो पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, पुनरुद्ध भवन। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि प्लेनेरिया है उसमें जनन है वो किस विधि द्वारा होता है, पुनरुद्ध भवन द्वारा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ हैं उनकी लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा कि सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम क्या है, फ्यूज। तो इसमें आपको फ्यूज लिखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख जो मेन विशेषता है वो है प्यारे बच्चों कि ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके पेपर में, सेक्शन बी आपको दिया है, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 है आपके लघुतरात्मक प्रश्न है कि गैंग व एनोड पंख को परिभाषित कीजिए।
यानी इसमें आपको दोनों की परिभाषा बतानी है। एक तो है आपके गेंग और दूसरा है आपके एनोड पंख। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है आपके कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी इसमें आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, एक उदाहरण भी आपको लिखना है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा और इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि बेंजीन का संरचना सूत्र बनाइए और इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संख्या लिखिए। यानी बेंजीन की संरचना सूत्र आपको लिखना है और उसमें उपस्थित त्रिबंध हैं उनके नंबर आपको बताने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 7 है आपके कि एथेनोइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म बताइए। यानी एथेनोइक अम्ल है उसके दो प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं, दो गुणधर्म आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है आपके कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली दो घटनाओं को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली दो घटनाएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको पुष्प के अनुदैर्ध्य काट है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दिया है कि मानव में वृषण के दो कार्य लिखिए। तो मानव है उसमें वृषण के दो कार्य आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन है उसके रूल आपको लिखने हैं, उसके नियम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसमें लेंस की क्षमता को आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई दो सावधानियां आपको इसमें बतानी हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। कोई दो तरीके लिखिए। तो कोई दो तरीके आपको इसमें बताने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और सेक्शन सी में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और सभी प्रश्न आपके 3 मार्क्स में आपको मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया है। अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और अथवा में प्रश्न है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया है उनको उदाहरण सहित समझाना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि एक तंत्रिका कोशिका जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है, उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है और इसके जो कार्य हैं वो आपको लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न आपको दिया है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी एक तो प्रतिवर्ती क्रिया है और सेकंड है आपके प्रतिवर्ती चाप। इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है और उदाहरण सहित आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि समजात और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। यानी एक तो समजात अंग है और एक समरूप अंग है, इन दोनों को आपको उदाहरण सहित समझाना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, अगर अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप कि जीवाश्म किसे कहते हैं। यानी जीवाश्म की परिभाषा आपको बतानी है। और जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है। यानी एक प्रश्न में आपको दिया है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। और सेकंड है कि जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है, वो भूमिका आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके जिसमें विकल्प में प्रश्न आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है कि नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और दूसरा प्रश्न है कि दृष्टिपरास से क्या तात्पर्य है, और तीसरा प्रश्न है कि विचलन कोण को परिभाषित कीजिए या
विचलन कोण किसे कहते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न आपको पूछे हैं। और अथवा में प्रश्न है, अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि आंख के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। तो आंख के प्रमुख दोष हैं, उनका वर्णन आपको करना है। और उसके बाद में खंड द है, आपके सेक्शन डी है। और सेक्शन डी में प्यारे बच्चों आपको सेक्शन डी में प्रश्न आपको दिया है। सेक्शन डी में प्रश्न आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया है। पहला प्रश्न क्या है कि प्रबल अमल और दुर्बल अमल को परिभाषित कीजिए, यानी प्रबल अमल और दुर्बल अमल की परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके 2 कुप्रभाव लिखिए। तो अम्लीय वर्षा की परिभाषा और इसके कुप्रभाव आपको लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न आपको दिया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व लिखिए। तो दैनिक जीवन में पीएच के 2 महत्व आपको बताने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टलन जल की परिभाषा और उन 2 यौगिकों के नाम लिखिए जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। तो उन 2 यौगिकों के नाम आपको बताने हैं जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 21 है आपके, जिसमें पहला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें मानव पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम आपको बताना है। और दूसरा है आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो इसमें वायवीय और अवायवीय श्वसन है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर आपको बताना है। और अथवा में प्रश्न दिया है आपको, जिसमें पहला प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको मानव श्वसन तंत्र है उसका डायग्राम आपको बनाना है। और सेकंड है आपके कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी और शिरा में आपको अंतर लिखना है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके, जिसमें पहला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। इसमें प्यारे बच्चों आपको ओम का नियम बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा है वो आपको ज्ञात करनी है। तो दोनों में से इसके अथवा में भी प्रश्न है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है कि प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो दोनों में से एक प्रश्न है वो आपको करना है। और ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिया तो पूरे साइंस के पेपर में 20 मार्च को आप पूरे 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।